अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आमिर याकूब खान। आज हमारे साथ एक डॉक्टर बैठा हुआ है, वो अपना तारुफ खुद ही करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर फरहाद पाशा है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इस रीजन में। इसके ऊपर कुछ बात करेंगे ताकि लोग जो होते हैं, कॉमन पीपल, उनको थोड़ी सी आगाही हो जाए उनकी सेहत के हवाले से, डेंगू की बीमारी के हवाले से। तो इट्स अप टू अच्छा, ये पहले मुझे बताया पाशा कि ये डेंगू है क्या। देखें, डेंगू जो है इसके बारे में एक तो बड़ी मिसकंसेप्शन हमारे अवाम में पाई जाती है। डेंगू एक ब्रॉड टर्म है एक बीमारी को डिफाइन करने के लिए। इसके मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लेकिन अगर हम सिंपल अल्फाज में इसके ऊपर बात करें तो डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि एक मच्छर से आपके जिस्म में मुंतकिल होता है और वो आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की अलामात पैदा कर देता है। इसको हम ब्रॉड टर्म में डेंगू कहते हैं, लेकिन जब हम इसको फर्दर शॉर्ट करते हैं तो डेंगू की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो कि हम फर्दर वीडियो में आपको बताएंगे। अच्छा, ये मुझे बताओ पाशा कि बहुत से लोगों को डेंगू हो जाता है, वो एडमिट हो जाते हैं, और बहुत से लोग एडमिशन की उसको ज़रूरत ही नहीं होती, तो ये क्या तरकीब। अच्छा, ये जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि डेंगू की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब डेंगू जो होता है वो, अगर हम उसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम दो बड़े टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डेंगू विद कॉम्प्लिकेशंस, एक होता है डेंगू विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप लोगों को सिर्फ बुखार होता है, आप लोगों को कोई डेंगू के डेंजर साइन नहीं आता जिसकी वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं डेंगू विदाउट कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको इस तरह का डेंगू हो जाए तो आप इसका इलाज घर में आसानी से कर सकते हैं, घर में इसका इलाज आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर डेंगू की वजह से आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं, लाइक इसके डेंजर साइंस डेवलप हो जाएं, तब ये पेशेंट्स जो होते हैं इनकी लाइफ एट रिस्क होती है और इन पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन निहायत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ये बताओ, कुछ लोग डेंगू को डिफरेंट अकसाम में डिवाइड करते हैं कि ये स्टेज 1, 2, 3, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन आम आवाम के समझने के लिए हम डेंगू को तीन बड़े अकसाम में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं डेंगू फीवर, एक को हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, एक को हम कहते हैं डेंगू शॉक। अब ये जो डेंगू फीवर है, इसमें क्या होता है कि जब आपको आपके जिस्म में वायरस दाखिल हो जाता है तो उसके बाद आपको सिर्फ डेंगू की जो कॉमन अलामतें होती हैं वो आती हैं। लाइक आपको सिर्फ बुखार हो जाता है, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत सीवियर बॉडी एक्स होते हैं जिन्हें हम लाइक कहते हैं कि बोन ब्रेकिंग पेन हो रहा होता है। आपको इस तरह का पेन होता है जैसे कि आपकी हड्डियां टूट रही हैं। और साथ ही साथ कभी कभार ऐसा होता है कि आपके आंखों के पीछे भी दर्द हो सकता है। ये बेसिकली सिंपल डेंगू फीवर है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपके जिस्म में या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, आपके जिस्म पे दाग धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये डेंगू फीवर से एक एडवांस स्टेज है। जी। तीसरे नंबर पर अगर आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर और कॉम्प्लिकेट हो जाए, आपका बीपी ड्रॉप होना शुरू हो जाए, आप लोग टेकिकार्डिया में चले जाएं, आपको थर्ड स्पेसिंग स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि इस बंदे ने शॉक डेवलप कर दिया है और इसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम बेसिकली एक खतरनाक सूरत हाल है डेंगू की, और ऐसे पेशेंट्स को हम आईसीयू में दाखिल करके उनका इलाज कर रहे होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा पाशा, मुझे ये बताया कि डेंगू के वार्निंग साइन या डेंजर साइन क्या होते हैं। अच्छा, डेंजर साइंस या वार्निंग साइंस, पांच ऐसे डेंजर साइंस हैं जो कि अगर आप लोगों को होते हैं तो आपने फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना होता है। अब नॉर्मल जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या जो सिम्टम्स होते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको ये वाली पांच अलामतें आती हैं तो आपने फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना होता है। सबसे पहली अलामत होती है परसिस्टेंट वोमिटिंग। अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी आने लग जाए, आपको वोमिटिंग हो और सिवियर वोमिटिंग हो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड डेंगू की एक अलामत होती है। दूसरे नंबर पर अगर आप लोगों की न्यूरोलॉजी डाउन हो जाए, आपका जीसीएस कम हो जाए, आपका कॉन्शियस लेवल कम हो जाए, आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ये भी डेंगू की एक डेंजर साइन है। तीसरे नंबर पर अगर आप लोगों को पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग जाए, आपका पेट फूल जाए, जिसे हम थर्ड स्पेसिंग कहते हैं, लाइक आपके फ्लूइड जो होता है, आपके खून में जो पानी होता है, वो आपके खून से निकल के आपके जिस्म के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में एक्यूमुलेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पेट में आपके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में दर्द होता है। चौथे नंबर पर अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आने लग जाए, लाइक आपके मुंह से खून आता है, आपके नाक से खून आने लग जाए, आपके बड़े पेशाब के साथ खून आने लग जाए, या आपके छोटे पेशाब के साथ खून आने लग जाए।
इसके साथ साथ या अगर आपके जिस्म पे दाग धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाए, अगर आपके स्किन पे दाग धब्बे आते हैं तो ये भी एक ब्लीडिंग की टाइप होती है। आखिरी नंबर पर अगर आप लोगों के प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाएं, हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाते हैं, एक टेस्ट करवाते हैं जिसमें आपके प्लेटलेट्स देखते हैं। अगर आपके प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाए तो भी ये एक डेंगू का डेंजर साइन हो सकता है। पाशा मुझे ये बताए कि डेंगू की तशखीस किस तरह करें, डेंगू की इन्वेस्टिगेशन हम क्या करें, डायग्नोस उसे किस तरह करें। अच्छा, बेसिकली अगर हम डेंगू की डायग्नोसिस के ऊपर बात करें तो डेंगू, जैसे हमने पहले बात की कि एक 4 किस्म के इसके वायरसेस होते हैं। अब अगर हम डेंगू की डायग्नोसिस करेंगे तो एक इसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि इसके एंटीजेंस होते हैं। लाइक अगर स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करें तो आपने डेंगू NS1 का एक टेस्ट होता है वो करना होता है। साथ ही साथ आपने क्या करना होता है कि इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज आपके जिस्म में बनती हैं, जिसे हम डेंगू IgM एंटीबॉडीज कहते हैं, डेंगू IgG एंटीबॉडीज कहते हैं, ये आपने करवानी होती हैं। इसके साथ साथ डेंगू की जो डिजीज होती है इसकी मॉनिटरिंग के लिए कुछ और स्पेसिफिक टेस्ट भी आपने करने होते हैं, जैसे कि स्टार्ट में आपने LFTs लाजमी करने होते हैं, अपने CBC जिसे हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं वो करनी होती है। अब कंप्लीट ब्लड पिक्चर में हम बेसिकली दो तीन चीजें देख रहे होते हैं। सबसे पहले हम प्लेटलेट्स पे नजर मार रहे होते हैं। प्लेटलेट्स में हम ये देखते हैं कि प्लेटलेट्स आपके कम तो नहीं हो रहे। डेंगू का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि ये आपके प्लेटलेट्स डाउन कर देता है। दूसरे नंबर पर इसमें हम आपके हेमेटोक्रिट पे नजर डालते हैं। हेमेटोक्रिट में देखते हैं कि आपका जो खून है उसमें सेल्स कितने हैं, उसमें पानी कितना है, उसकी मिकदार कितनी है। उसी को बेस बना के फिर हम डेंगू की ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, डेंगू का इलाज भी बताएं हमारे नाजरीन को कि इसका इलाज किस तरह हम करें, कब हॉस्पिटल जाए। अच्छा, डेंगू के इलाज के ऊपर अगर हम बात करें तो डेंगू का इलाज, सबसे पहले हम डेंगू को डिवाइड करते हैं। वो वाला डेंगू जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई होती, जिसका इलाज आप घर पे कर सकते हैं, लाइक डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का इलाज यही होता है कि आपने पेनाडाल या पैरासीटामोल इस्तेमाल करनी होती है बुखार के लिए। आपने फ्लूइड इनटेक अपनी इंक्रीज करनी होती है। इसमें एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि लोग बुखार के लिए या ब्रोफिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं या एनसेड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी आप ब्लीडिंग के रिस्क पे होते हैं। लेकिन अगर आप ये वाली गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि या ब्रोफिन का इस्तेमाल कर लें या आप आर्टिफिन या डिक्लोफेनिक का इस्तेमाल कर लें। आपने बुखार के लिए सिर्फ पेनाडाल इस्तेमाल करना है। आपने फ्लूइड इनटेक अपना अच्छा रखना है। दूसरे नंबर पर वो पेशेंट्स जिनके लिए हॉस्पिटल की नीड जरूरी होती है, वो हम हॉस्पिटल में फिर उनका इलाज ऐसे करते हैं कि एक उनको IV फ्लूइड्स देते हैं। उनके जिस्म में जो हाइड्रेशन होती है वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उनको पैरासीटामोल मिल रही होती है। और उसके साथ हम लोग देखते हैं कि अगर आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं तब आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। नॉर्मली ये नहीं होता। एक गलत प्रैक्टिस ये है कि हर बुखार में हम लोग एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। आपने डेंगू में नॉर्मली एंटीबायोटिक्स नहीं देनी होती। अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जिसके अपने स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जिन टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या हो चुका है, तब हम इस चीज में एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, अब हमारे नाजरीन को पता चल गया होगा कि डेंगू क्या है, इसकी तशखीस क्या है, इसका इलाज क्या है। तो डॉक्टर पाशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।